Mood disorder means a distortion in emotional state, or when mood is inconsistent with our circumstances and interferes with our ability to function. A person may be extremely sad, empty, or irritable, depressed, or may have periods of depression alternating with being excessively happy. दो moods हो सकते हैं, empty or irritable means depressed, sad, or excessively happy or euphoric or manic. तो mood disorder means emotional state जो है, general emotional state में distortion है, inconsistent with circumstances है. तो two key modes involved in mood disorders are mania and depression. Mania means euphoric state or extreme happiness, and depression means low mood or sadness. Mania is characterized by intense and unrealistic feelings of excitement and euphoria. बहुत ज़्यादा happiness हो जब without any reason, हमारे circumstances में हमारे इर्द गिर्द ऐसा कोई भी event नहीं हो रहा, ऐसा कोई भी stimulus नहीं है जिसकी वजह से एक्साइटमेंट होनी चाहिए या हैप्पीनेस होनी चाहिए, एक्सट्रीम इंटेंस हैप्पीनेस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. अनरियलिस्टिक फीलिंग्स हैं. अनरियलिस्टिक मीन्स कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा. एक पर्सन जो है वो नॉर्मली एक चेयर पे बैठा है और वो अनरियलिस्टिक फीलिंग्स उसकी जो एकदम से वो खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो करता है, कह के लगा के हंसना शुरू कर देता है, तो ये यूफोरिया है या मेनिया है. विदाउट रियल कॉज तो उसको हम मैनिया कहेंगे. एंड डिप्रेशन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड डिजेक्शन. बहुत ज्यादा सैडनेस जब होगी तो उसको हम डिप्रेशन कहेंगे. तो मूड डिसऑर्डर्स में दो तरह के मूड हो सकते हैं, या मैनिया या फिर डिप्रेशन. समटाइम्स मिक्स्ड एपिसोड्स भी होते हैं जिसमें दोनों तरह के मूड्स हो सकते हैं, मैनिया भी और डिप्रेशन भी. इट इन्वॉल्व्स बोथ डिसऑर्डर्स अकरिंग एट सेम टाइम. विदिन मिनट्स जो है, विदिन सेकेंड्स मूड चेंज हो जाता है. यूफोरिया से एकदम सैडनेस, या सैडनेस एक पर्सन जो है वो रो रहा है, एकदम से वो एक्साइटमेंट शो करना शुरू कर देगा. तो जब ये मूड डिसऑर्डर जो है ये हम नॉर्मली तब डायग्नोज करेंगे जब ये मोर देन 2 वीक्स जो है ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, तब हम इसको मूड डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं. Types of mood disorders include in DSM-4 criteria. DSM-4 हमने पढ़ा था, जिसमें मूड डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें यूनिपोलर एंड बायपोलर दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है. यूनिपोलर disorder and bipolar disorder. They can be differentiated on the basis of severity, number of dysfunction experienced, and impairment in those areas. Duration acute भी हो सकता है, chronic भी हो सकता है. Severity के बेस पे भी हम इनको differentiate करते हैं और ड्यूरेशन की बेस पर भी करते हैं. ड्यूरेशन में एक्यूट जो है ये शॉर्टर पीरियड के लिए है, और जो क्रॉनिक है ये लॉन्गर पीरियड के लिए है. एंड इंटरमिटेंट भी है विद पीरियड्स ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग बिटवीन द एपिसोड्स. समटाइम्स जो है एपिसोड्स में थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है वो ब्रेक आ जाता है, और वहां पे एक पर्सन जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है. So first we will move on to unipolar disorder. Unipolar disorder have been classified into major depressive disorder and dysthymic disorder. Unipolar means one pole. अब यहाँ पे जो मूड है उसका सिर्फ एक ही पोल रहेगा. वन पोल मीन्स एक ही तरह का मूड जो है वो थ्रू आउट द एपिसोड रहता है. तो इसकी दो टाइप्स हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेशन, एंड सेकेंड वन इज डिस्थेमिक डिसऑर्डर. Other depression disorders include loss of the loved ones, postpartum blues need to be differentiated from major डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. इसमें कुछ में जो है डिप्रेशन के कुछ डिसऑर्डर जो है लॉस ऑफ लव्ड वंस भी हो सकते हैं, पोस्टपार्टम ब्लूज भी हो सकते हैं. फीमेल्स में मोस्टली जो है वो डिलीवरी के बाद जो है ये थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन आ जाता है. तो सबसे पहले डिस्थेमिक डिसऑर्डर करते हैं. डिप्रेस्ड मूड फॉर मोस्ट ऑफ द डे फॉर एटलीस्ट 2 years ऑफ लाइफ. 2 years ये ड्यूरेशन पे बेस करता है. डिस्थेमिक डिसऑर्डर इसमें क्या है, डिप्रेस्ड मूड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम डिप्रेस रह रहे हैं, और फॉर एटलीस्ट 2 years ऑफ लाइफ, 2 साल तक जो है एक इंडिविजुअल डिप्रेस्ड मूड में है. वाइल डिप्रेस्ड 2 or more of the following
इसके साथ साथ डिप्रेस्ड मूड के साथ साथ इनमें से जो नीचे आपके पास 4 नजर आ रही हैं ऑप्शंस, इनमें से कोई भी 2 क्राइटेरिया जो है वो भी मीट करने चाहिए। पुअर एपिटाइट भी हो साथ साथ, और ओवर ईटिंग भी हो। 2 साल तक या तो पुअर एपिटाइट है, उसको भूख नहीं लग रही, या फिर ओवर ईटिंग कर रहा है। तो ओवर ईटिंग करने से जाहिर है ड्रास्टिक उसका जो वेट है वो गेन होगा। सेकेंड इज इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। इंसोम्निया लैक ऑफ स्लीप है, बिल्कुल उसको नींद नहीं आती, या फिर हाइपरसोम्निया है, बहुत ज्यादा नॉर्मल रूटीन से कहीं ज्यादा जो है वो सोता रहता है एक पर्सन। 2 साल तक ये सिम्टम्स परसिस्ट करने चाहिए। लो एनर्जी और फटीग, हर वक्त जो है उसकी एनर्जी लो रहे और हर वक्त थकन का शिकार रहना, ये भी मूड डिसऑर्डर में, डिस्थेमिक डिसऑर्डर के जो है सिम्टम्स हैं। पुअर कंसंट्रेशन, कोई भी डेली एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पुअर रहे। तो 2 साल तक जो है लो मूड के साथ साथ इन चारों में से कोई से 2 जो सिम्टम्स हैं वो साथ में रहें, तो तब हम कहेंगे कि डिस्थेमिक डिसऑर्डर है। 2 साल तक ये चीजें रहनी चाहिए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि किसी पर्सन को डिस्थेमिक डिसऑर्डर है। लो मूड फॉर 2 years with poor appetite, insomnia, low energy और poor concentration. नॉर्मल मूड में अपियर इन बिटवीन फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, कुछ टाइम के लिए, कुछ वीक्स या मंथ्स के लिए नॉर्मल मूड हो सकता है, लेकिन ज्यादा वक्त जो है वो लो मूड ही रहता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सेकेंड जो हमारे पास टाइप ऑफ यूनिपोलर डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू DSM-4 टेक्स्ट रिवाइज्ड, person suffering from major depressive disorder should meet the following criteria. They would include presence of single major depressive episode, single major depressive episode रहता है। It should not be accounted by another disorder, किसी और disorder की वजह से ये नहीं होना चाहिए, किसी medication की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि 2 हफ्ते तक persistently लो मूड रह रहा है और सिवियर किस्म का लो मूड रहता है। There should not be any manic hypomanic episode, इसमें किसी किस्म का मैनिक एपिसोड इंक्लूड नहीं करता। यूफोरिक कंडीशन नहीं आ रही, हर वक्त जो है वो लो मूड रह रहा है। Beside this, person should suffer from early morning awakenings. Depression should be worse in the morning. सुबह के टाइम जब जैसे ही जागता है एक पर्सन, एक तो उसको उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है, वो बहुत ज्यादा डल रहेगा, एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, लो एनर्जी है हर वक्त उसमें। और जैसे ही सुबह उठता है तो डिप्रेशन मजीद बुरा हो जाता है। मॉर्निंग में उठते साथ जो है वो डिप्रेशन का उस पर फिर अटैक होता है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसके कॉग्निशन उसको दोबारा से डिप्रेस कर देती हैं, दोबारा से ओवर थिंकिंग करता है और उठते साथ ही फिर से वो डिप्रेस हो जाता है। साइकोमोटर रिटार्डेशन मीन्स कि उसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है, वो एक्टिविटीज नहीं कर सकता, मूव नहीं करता, बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करता, उसको प्रॉब्लम रहता है साइकोमोटर रिटार्डेशन में। फिर मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स उसकी लॉस है। लॉस ऑफ एपेटाइट है, एक्सेसिव गिल्ट, उसको हर वक्त गिल्ट रहेगा, हर वक्त उसको अपनी जो एक्शंस हैं उस पर गिल्ट रहेगा, सेल्फ डाउट करता रहेगा और गिल्ट का शिकार ही हर वक्त रहता है कि मेरी वजह से ये हुआ है, मेरी गलती है, मैं बुरा हूँ, इस तरह से वो हर वक्त सोचता रहेगा बहुत ज्यादा। 2 वीक तक जो है ये ऐसा रहे तो उसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, किस वजह से हो सकता है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक इन्फ्लुएंस है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस में जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं, they tend to develop the disorder as twice as likely to develop depression with dizygotic twins. adoption studies ने ये प्रूव किया है कि unipolar depression is 7 times more in biological relatives than the severely depressed adoptees. जो inherited है उसमें हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, कहीं ना कहीं किसी हद तक 7 टाइम्स जो है वो उसके शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक जेनेटिक कॉज है या बायोलॉजिकल फैक्टर है। इसके साथ साथ न्यूरोकेमिकल स्टडीज ने प्रूव किया है 1960s डिप्रेशन रिजल्टेड फ्रॉम डिसरप्शन इन द बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से जो है वो डिप्रेशन कॉज होता है। Monoamine hypothesis states that depression was due to depletion of the norepinephrine, dopamine, and serotonin.
डिप्लीशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इनकी कमी की वजह से, डिप्लीशन की वजह से जो है नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन, इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो है वो लैक होने की वजह से डिप्रेशन कॉज होता है, अकॉर्डिंग टू मोनोअमाइन हाइपोथेसिस। न्यूरोफिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, न्यूरोफिजियोलॉजिकल, इसमें डैमेज आ जाता है, डैमेज टू द लेफ्ट बट नॉट टू द राइट एंटीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स। किसी पर्सन के किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर उसका एंटीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो इंजर्ड हो जाता है, राइट साइड का एंटीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स अफेक्ट होता है, तो डिप्रेशन कॉज हो सकता है। स्लीप एंड बायोलॉजिकल रिदम्स भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि न्यूरोफिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में ब्रेन डैमेज ही जो है वो कॉज कर रहा है। ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, तो यहाँ पे अगर कोई डैमेज होता है, इंजरी होती है, तो डिप्रेशन इसकी वजह हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस जब रहती है, स्ट्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्रेशन। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो एक पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली सेल्फ गिल्ट और ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस ले लेकर जो है वो डिप्रेस हो जाता है। जब वो अपनी एक्टिविटीज देखता है, अपने परफॉर्मेंस देख रहा है, वो नहीं ठीक हो पा रही, तो स्ट्रेस की वजह से एग्जैजरेट कर करके जो है उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो स्ट्रेस मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा कॉग्निटिव डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल कहता है कि people high on neuroticism trait tend to have depression। जिनमें neuroticism की traits ज्यादा हैं, यानी जिनमें पहले से ही न्यूरोटिक होने की ट्रेट्स मौजूद हैं, पहले से ही कॉग्निटिव डायथेसिस स्ट्रेस उनमें वो पहले से ही प्रॉन है इस चीज के लिए कि जैसे ही कोई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होगा, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेगा, तो फौरन जो है वो डिप्रेस हो सकते हैं, पहले से ही उनके अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है। साइकोडायनामिक मॉडल जो है ये लॉस ऑफ लव्ड वंस पे फोकस करता है कि जब कोई पर्सन लॉस हो जाता है, किसी पर्सन से कोई लव्ड वन का लॉस होता है, तो उसके अंदर जो है बेरेवमेंट की वजह से जो है वो एम्प्टीनेस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, और उस एम्प्टीनेस की वजह से जो है वो सैडनेस, उस होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस जो है वो सैडनेस उसमें और उसमें जगह ले लेती है, और एक पर्सन जो है वो उसको एसोसिएट कर लेता है सैडनेस के साथ। बिहेवियरल थियरीज लर्निंग है इसमें कि हम लर्न कर लेते हैं किसी इवेंट के साथ जो है इमोशनल अटैचमेंट है, उस इमोशंस के साथ लर्न कर लिया आपने कि जब ये इवेंट है तो इसका जो रिजल्ट है, ये बिहेवियर हमारा ऐसे है। क्लासिकल कंडीशनिंग भी हो सकती है, थ्रू कंडीशनिंग भी हो सकता है, और ऑपरेंट थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी हो सकता है कि हमने अपने उस बिहेवियर के लिए अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम फिर वो बिहेवियर जो है स्ट्रेंथन कर लेते हैं। बैक कॉग्निटिव थ्योरी में कॉग्निटिव थ्योरी है, कॉग्निशंस इन्वॉल्व है हमारे डिप्रेशन को स्टिमुलेट करने में। हम अगर किसी इवेंट को मैक्सिमाइज करते हैं, उसको हम एग्जैजरेट कर लेते हैं, तो जितना ज्यादा हम ओवर थिंकिंग करके एग्जैजरेट करेंगे, उतना ज्यादा हम डिप्रेस होंगे, और हमें होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स हमें बढ़ जाएंगी। और अगर हम मिनिमाइज कर लेते हैं अपनी पॉजिटिव चीजों को और नेगेटिव चीजों को मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से है, जिसका अल्टीमेट जो रिजल्ट निकलता है वो डिप्रेशन ही होगा, डिप्रेस मूड होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर में bipolar means bi means two, so there are two poles present in someone's mood, severe mania and severe depression। दो opposite poles हैं, severe mania and severe depression। एक पोल पे जो है वो सिवियर मैनिया है, यानी कि यूफोरिक कंडीशन है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, और दूसरा जो ऑपोजिट पोल है उसमें सिवियर डिप्रेशन है, सिवियर लो मूड है। तो इसमें सिवियर मेनिया से बिलो जो स्टेट है वो हाइपोमेनिया है, माइल्ड टू मॉडरेट मेनिया, इसमें भी यूफोरिक कंडीशन है, लेकिन सिवियर मेनिया से थोड़ी सी लेसर होगी। यहाँ पे कि नॉर्मल बैलेंस्ड मूड है, नॉर्मल बैलेंस्ड मूड जो हमारा नॉर्मली मूड रहता है उससे अबव अगर होगा तो वो मैनिया है, हाइपोमेनिया है, और हाइपोमेनिया से अबव जो स्टेट है वो मैनिया है। हाइपोमेनिया मीन्स बिलो द मैनिया एंड अबव द नॉर्मल बैलेंस्ड मूड, तो ये मिडल में आता है हाइपोमेनिया। और यहाँ पे मिडल टू मॉडरेट डिप्रेशन, नॉर्मल से बिलो मूड होगा तो वो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है। और उसके बाद सिवियर डिप्रेशन है, जिसमें सुसाइडल आइडिएशन आती हैं, बंदा सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। इसके अलावा वाटरी आइज रहेंगी, हर वक्त रोता रहेगा, परेशान रहेगा, सैड रहेगा, डेली एक्टिविटीज बुरी तरह से उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब रहेंगी। बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी दो डिसऑर्डर्स हैं, साइक्लोथीमिया
and bipolar 1 and bipolar 2. Cyclothymia disorder, bipolar 1 and bipolar 2 disorder. Cyclothymia, this disorder is much less as compared to bipolar disorders. They experience one episode of hypomania and sadness. Individuals में एक एपिसोड होगा हाइपोमेनिया का. हाइपोमेनिया मीन्स बिलो द मैनिया. एक्सट्रीम यूफोरिक, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्टेट से ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, इसको हम हाइपोमेनिया कहेंगे. और समटाइम्स सैडनेस भी है, दोनों चीजें साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती हैं. It is less serious as compared to bipolar disorder as it lacks psychotic features. इसमें psychotic features नहीं है, जिसमें जो psychomotor retardation है, agitation है, वो इसमें नहीं आ रही. Person experience depression and hypomania in one episode of cyclothymic disorder. Person suffering from depression feels dejected, loss of interest in activities, pessimistic about future. ये less severe बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो कि एज कम्पेयर टू बाइपोलर डिसऑर्डर उसकी निस्बत ये कम इंटेंसिटी में, कम सेवेरिटी में हाइपोमेनिया और सैडनेस होगी. यानी दोनों एपिसोड्स हैं, हाइपोमेनिया भी है, मेनिया नहीं है, हाइपोमेनिया है. यानी बिलो द मेनिया है और अबव द नॉर्मल स्टेट है, और सैडनेस भी है बिलो द नॉर्मल मूड. तो इसमें साइकोटिक फीचर्स नहीं है. इन हाइपोमेनिया they experience becomes extremely creative and productive because of increased physical and mental energy. हाइपोमेनिया में पर्सन क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करता है, तो वो काफी हद तक एक प्रोडक्टिव और क्रिएटिव भी हो जाता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एनर्जी बढ़ जाती है. पर्सन शुड सफर फ्रॉम दिस मूड डिसऑर्डर फॉर एटलीस्ट 2 years लाइफ स्पेन. जिस तरह से डिस्थीमिया है 2 साल तक लो मूड रहता है, उसी तरह से अगर 2 साल तक हाइपोमेनिया और सैडनेस दोनों तो रहती हैं, तो उसको हम साइक्लोथीमिया कहेंगे. इसमें दो पोल्स आ जाते हैं. बाइपोलर डिसऑर्डर्स में दो डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 डिसऑर्डर. बाइपोलर 1 में 1 एपिसोड ऑफ मेनिया और मिक्स्ड सिम्टम्स. सिर्फ एक ही इसमें एपिसोड होगा, 1 एपिसोड ऑफ मेनिया और मिक्स्ड. और बाइपोलर 2 में क्लियर कट हाइपोमेनिक एपिसोड इंस्टेड ऑफ फुल ब्लोन एपिसोड्स. बहुत ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर. और बाइपोलर 1 में जो है वो मेनिया और मिक्स्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, मेनिया प्लस सैडनेस हो सकती है, कभी यूफोरिक कंडीशन और कभी सैडनेस. बोथ फुल ब्लोन मैनिया एंड डिप्रेशन फॉर एटलीस्ट 1 week. एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली अगर एक पर्सन में स्विच कर रहे हैं सिम्टम्स, कभी मैनिया और कभी डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको हम बाइपोलर 1 डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे. Features of bipolar disorder. Most of the features match with unipolar disorder. Unipolar से मिलते जुलते हैं, लेकिन bipolar में थोड़ी सी severity ज्यादा होती है. Rapid cycling है इसमें. Frequent episodes of the disorders. Person experience more than 4 to 5 episodes of mania and depression. एक वीक में जो है वो बहुत ज्यादा episodes उसने फेस करने होते हैं, तो ये bipolar disorders है. कॉज क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल में जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, और न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स हैं उसी तरह से. न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स में इंक्रीज्ड डोपामिन एक्टिविटी है, और साइकोसोशल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस आ जाती है, जिसमें एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आ जाता है. प्रेवलेंस 15 to 20 टाइम्स हायर देन स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया की निस्बत जो है ये 15 to 20 टाइम्स ज्यादा पाया जाता है. यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन हैव इंक्रीज्ड ओवर ईयर्स. यूनिपोलर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और लाइफ रिस्क इसमें 0.4 to 1.65% है, लाइफ टाइम रिस्क. ट्रीटमेंट इसकी फार्माकोलॉजी थेरेपी है, साइकोथेरेपी. फार्माकोथेरेपी में हम मेडिसिन वगैरह देते हैं. साइकोथेरेपी में डिफरेंट साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो हैं, डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हैं यूज की जाती हैं. इंटरपर्सनल थेरेपी में अगर कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो इंटरपर्सनल थेरेपी दी जाएगी, प्लस फैमिली थेरेपी दी जाएगी. ब्राइट लाइट थेरेपी में सीजनल डिसऑर्डर अगर हो जाता है, अक्सर लोगों में सर्दियों में, विंटर का जो सीजन होता है उसमें मूड डिप्रेस रहता है, और समर में, ब्राइट समर जो है उसमें इनका मूड जो है वो प्लेजेंट रहता है, तो उसको हम सीजनल डिप्रेशन कहते हैं. सीजनल डिप्रेशन को ब्राइट लाइट थेरेपी से ट्रीट किया जाता है. उनको ब्राइट
बल्ब की लाइट जो है वो दी जाती है और कुछ आवर्स डिसाइड किए जाते हैं कि इतने घंटे आपने उस ब्राइट लाइट में रहना है। तो इससे क्या होगा कि वो जो सीजनल डिसऑर्डर है, सीजनल मूड, सीजनल डिप्रेशन है, वो ट्रीट हो जाता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है जिसमें इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए जाते हैं, स्कैल्प पे, स्कल में 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं ताकि जो पर्सन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल हो सके। तो ये काफी हद तक इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी खत्म हो गई है। ईसीटी जो है ये खत्म कर दी गई है। ज्यादातर जो है वो ड्रग्स, मेडिकेशन और साइकोथेरेपी पे ही जो है वो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है।